हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्प सत्र सीरीज के चौथे कॉमिक्स सर्प युग के साथ। एक चिंगारी पूरा जंगल भस्म कर देती है। ऐसी ही एक चिंगारी ने पाताल लोक को धरती लोक के सामने खड़ा कर दिया है, परंतु यह कोई नहीं जानता कि यह चिंगारी आई कहाँ से। इस प्रश्न का उत्तर सृष्टि को बचा सकता है, परंतु क्या यह पता चलने तक बच पाएंगे नागद्वीप और सर्पदेश, या यह विकराल युद्ध किसी न किसी की बलि लेकर ही शांत होगा। इस सारे प्रश्नों को उत्तर लेकर आ रहा है सर्प सत्र श्रृंखला का चौथा अध्याय सर्प युग, मनोज गुप्ता की पेशकश। जय श्री गणेश जी। कुछ की बातों में आग होती है, कुछ की आंखों में और कुछ की रगों में, पर कुछ खुद आग होते हैं। जिससे भी टकराए वह खाक हो गया, पर कभी कोई उस आग को पानी कर देता है। मैं स्वयं नहीं आई हूँ प्रभु। बाबा ने कहा है कि मैं आश्रम के विघ्नेश्वर की पूजा करूं तो विघ्न दूर होंगे। मेरे सारे विघ्न दूर करो हे देवा। मैं आपको यह प्रसाद। अरे अरे, कौन है तू? अरे रुक, गणपति भूखे रह जाएंगे, फिर वे मेरे विघ्न दूर नहीं करेंगे। नहीं मानेगा? ठीक है। जो काम सीधी उंगली से न बने वह टेढ़ी कटार से बनता है। बाल बाल बचाए लेकिन फिर भी प्रसाद नहीं छोड़ेगा तो मरेगा। आ गई बुद्धि तुझे? बढ़िया। अब मैं डाल पर उतरकर गणेश जी को। अरे अरे गणेश जी, मैंने ऐसी छलांग लगाई कि मैं विष सागर के ऊपर आ गई। मेरी कटार ओह पिघल गई। अब यही हाल मेरा होगा। गणेश जी बचाओ। खुद नहीं आ सकते तो किसी और को भेज दो, पर बचाओ। गणेश जी बचा लो। इस बार देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। मैं रुक गई। प्रभु आ गए क्या? घबराओ मत, मैंने तुमको पकड़ा हुआ है। पर तुमको किसने पकड़ा हुआ है? आजा, सो गया था क्या? मुझे तो लगा कि तू हमें पकड़ नहीं पाएगा। पर तुम कौन हो? मुझे बचाने कहाँ से आए? मैं तौसी, यहीं पास में नाग बाबा के आश्रम में रहता हूँ। पर तुम कौन हो? मैं अप्सरा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। मेरा नाम अप्सरा है। ओह पर तुम विष सागर में कूदी क्यों? अरे मैं कूदी नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? फिर मुझे आश्रम में रोज आने का बहाना मिल गया। मैं कूदी नहीं। ओहो, अच्छा याद दिलाए। चलो, गणेश जी को प्रसाद चढ़ाना है। चलो चलो। इससे मिलते ही तौसी की शरीर अग्नि शीतल हो गई है। तूने अच्छा काम किया। अब ईश्वर से प्रार्थना कर। वह तौसी से मेरी पहली भेंट थी। गणपति की आशीर्वाद मुझे मिल चुका था। फिर हम छुप छुप कर मिलते रहे। छुप छुप कर क्यों? यह तौसी से मिलने से पहले की बात है। मेरे पिता सर्पदेश सेना के सिपहसालार थे। इस कारण सेनापति कालकूट हमारे घर आता रहता था। कई बार युवराज जब्बार भी साथ होता था। जब्बार मुझ पर आसक्त था और पिताजी को मेरा विवाह प्रस्ताव भी दे चुका था, पर मुझे उससे घृणा थी। वह आते जाते सदैव मुझे छेड़ता रहता था। उससे बचने के लिए मैं गुरुकुल से घर लंबे रास्ते से आने लगी, पर एक दिन वह वहां भी आ गया। तभी मुझे सामने एक अद्भुत कुटिया दिखी। मैं वहां चली गई। वहां चारों तरफ दिव्य वातावरण था। बछड़ा, हिरण, खरगोश, मेमने जैसे कई सुंदर प्राणी थे जो मैंने चित्रों में ही देखे थे। एकाएक मुझे जब्बार की याद आई। मैंने घूमकर पीछे देखा, तभी वह आवाज गूंजी। किसे ढूंढ रही हो बेटी? वो मैं। युवराज जब्बार अस्त्र के साथ यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। यह नाग बाबा का आश्रम है। आप नाग बाबा हैं? पर आपको जब्बार कैसे दिखा? मुझे तो नहीं दिखा। मुझे पूरे सर्पदेश की सूचना रहती है, परंतु तुम जब्बार से भाग क्यों रही थी? वह मुझसे विवाह करना चाहता है। और तुम? वह दुष्ट मुझे डराता है। मुझे प्रेम करने वाला जीवन साथी चाहिए। उसका तो एक ही उपाय है। तुम आश्रम के पूर्वी कोने में स्थित गणेश जी की पूजा करो। वे सभी विघ्न हर लेंगे। मैंने पूजा करनी शुरू कर दी और वहीं पर मुझे मिला तौसी। तुमने यह अब तक नहीं बताया कि तुम तौसी से छुप छुप कर क्यों मिलती थी? क्योंकि जब्बार जल्द ही तौसी के बारे में जान गया और पिताजी से कहकर उसने मेरा आश्रम जाना बंद करा दिया। प्रहरी हर समय मेरे साथ रहने लगे। तुम्हारी माँ क्या कहती थी? माँ मेरे जन्म के कुछ साल बाद ही चल बसी थी। ओह, आई एम सॉरी। मेरा बाहर निकलना बंद हो गया था। कई महीने बीत गए। तौसी के बिच्छों में मैं बिन पानी के मछली जैसे तड़प रही थी। मैं प्राण तक त्यागने की सोच रही थी कि तभी मैंने तौसी को देखा। उसके शरीर से लपटें निकल रही थी। तभी नाग बाबा आकर उसको समझाकर ले जाने लगे, पर जब्बार भी उसे देख चुका था। सैनिकों, बोटी बोटी कर दो इसकी। सैनिक आगे बढ़े, परंतु आज तौसी को रोक पाना असंभव था। उसके आग उगलते वारों को 10 सैनिक मिलकर भी रोक नहीं सकते थे। तू आग उगल रहा है कैसे?
खैर जब्बार के क्रोध का लावा तुझे ठंडा कर देगा। तेरी अग्नि शेषनाग पुत्र जब्बार पर असर करने की हिम्मत नहीं करेगी। जब्बार तौसी से उम्र में बड़ा था और उसमें महाराज शेषनाग का शक्ति अंश भी था। तौसी ने उससे तगड़ा मुकाबला तो अवश्य किया, परंतु अपने वारों में जब्बार जैसी क्रूरता नहीं ला पाया। लड़ाई अधिक समय तक नहीं चली। बस बहुत हुआ तौसी, मैं राजाज्ञा से तुमको बंदी बनाता हूँ। राजाज्ञा का प्रयोग अनुचित है जब्बार। इसने मेरी भावी पत्नी पर कुदृष्टि डाली है नाग बाबा। भावी पत्नी? ऐसा किसने कहा? अप्सरा के पिता त्रिधार ने। तो बुलाओ त्रिधार को, वे सीमा सुरक्षा के लिए गए हैं। त्रिधार से अधिक आवश्यक अप्सरा की अनुमति है, उससे पूछो। मेरी प्यारी अप्सरा, बता दो इनको कि तुम्हारा पति कौन बनेगा। तौसी। क्या बोली धोखेबाज, अब तू नर्क की आग में जलेगी। मृत्यु दंड तुझे दूंगा मैं। अब तू तौसी की अग्नि में जलकर मरेगी। देख तौसी, तेरी ही आग तेरी प्रेसी को जला रही है, देख। तौसी फटी आंखों से अपनी दुनिया को जलते देखता रहा और पूरा मकान राख के ढेर में तब्दील होता चला गया। फिर तुम बची कैसे? तौसी ने बचाया। अजा भूमि में सुरंग बनाकर जलते मकान के बीचों बीच आ निकला और मुझे बचाकर नाग बाबा के आश्रम में ले आया। स्वस्थ होने में मुझे महीनों लगे। सबने मुझे मृत मान लिया था, परंतु पिताजी की मुझे कोई सूचना नहीं मिली थी। यूं ही कई दिन बीत गए। जब्बार युवराज बन गया और उसने दंभ में मेरे जले हुए घर पर ही अपना अभिषेक मंच बनवाया। तब उसे अजा की वह सुरंग दिखी। वह समझ गया कि मैं जीवित हूँ और यूं मजबूरन मुझे जब्बार के सामने आना पड़ा और तब उसने मुझसे वह बात कही। विवाह करोगी मुझसे? तौसी से करूंगी, कितनी बार बताऊं। सुनो, त्रिधार घर जलने से एक दिन पहले वापस आया था। मैंने उसे बुलाया था तुमसे सगाई के लिए। वह आया परंतु मुझसे नहीं मिला। क्या हुआ यह मैं नहीं जानता। जब्बार यह क्या कह रहा था नाग बाबा? त्रिधार आया था, यह मैंने भी सुना था। तौसी उसी से मिलने गया था, परंतु वहां जब्बार था और उसने अकारण झगड़ा करके घर क्यों जला दिया, अब हमको असली बात का पता नहीं है। पिताजी के साथ अवश्य कुछ अनहोनी हुई है। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं उनके हत्यारे को ढूंढूंगी और जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुमने अपने पिता के हत्यारों को ढूंढने के लिए तौसी से मदद क्यों नहीं ली? क्योंकि तौसी ही मेरे पिता का हत्यारा है। अगर मैं पाताल में रहती तो तौसी को अवश्य मार देती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। इस इच्छाधारी नेवले के मस्तिष्क में कोई सूचना नहीं है। यह एक मृत चलित देह है, कोई चला रहा है इसे। आपका मतलब जॉम्बी है ये अवश्य नागराज का काम है। नहीं, ये उसका काम। बाबा सत्यारा आया है। त्रिधार का सेवक सत्यारा क्यों आया है तू? रानी अप्सरा समाधि पर आई थी, मुझसे सत्य पूछा तो जो मुझे पता था उनको बता दिया। उफ, तो ये है अप्सरा के पाताल त्याग का कारण। प्रलय आ गई है, प्रलय। प्रलय? कौन है यह त्रिधार और सत्यारा? क्या संबंध है इनका अप्सरा भाभी के पृथ्वी पर जाने से? पुरानी बात है, तुम्हारी तौसी से मित्रता के पहले की। तुम इच्छाधारी नेवले को संभालो, मुझे तौसी के पास जाना होगा। रोकनी होगी प्रलय। तू निर्दोष सिद्ध होने के बाद भी उन्हीं पर प्राणघातक हमला कर रहा है जिन्होंने अपने लोगों के विरुद्ध जाकर भी तुझे बचाया। यही तेरा अपराध है, तेरा अहंकार। अहंकार तो तुम सब में है। बिना किसी अपराध के पहले तो मुझे अपराधी बताया और फिर स्वयं ही एहसान लाद कर निर्दोष बता दिया और बीच बीच में मेरी जान लेने का प्रयास भी करते रहे, जबकि मुझे तो सिर्फ एक चीज चाहिए, अप्सरा। अप्सरा तो स्वर्ग में मिलती है, तुझे वहीं जाना होगा। चुंबक ध्वज! ओह, भीषण वार है ये। अब तुझसे पहले तेरी शक्ति नर्क जाएगी। कालदूत ने चुंबक शक्ति को कारों के बीच में पीस दिया। तूने शेषनाग की चुंबक शक्ति को उसी की शक्ति से मार दिया। अद्भुत है तेरी शक्तियां। तुझे इस धृष्टता के लिए महाराज शेषनाग स्वयं दंड देंगे। पकड़ ध्वज, बंदी बना लो इसे। यह तो शेषनाग की मारक शक्ति है, परंतु काल सर्पी से अधिक शक्तिशाली नहीं है। काल सर्पी कुछ ही पलों में इसके बंधनों को खोल देगी। ओह, सच में मुझे दिव्य धनुष से पकड़ ध्वज की मदद करनी होगी। यह काल सर्पी है, अविनाशी और अनश्वर। इसको काटेगा तो हर कटा भाग एक काल सर्पी बन जाएगा। अब काल सर्पी अनेक है और पकड़ ध्वज एक। न ये टिक पाएगा और न तू, क्योंकि अब तू भी काल सर्पी का बंदी है। नागद्वीप वासियों, इसे बंदी बनाकर साथ ले चलो। हम अपने नए आवास में जा रहे हैं। बंदी और मुझे
मेरी अष्टध्वज शक्ति को तेरा एक भी योद्धा पार करके मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा कालदूत, और तब तक मैं कालदूत में से दूत को अलग कर दूंगा। सिर्फ काल छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, वह तेरे लिए आएगा तौसी, तेरी अचेतावस्था के पथ पर चलकर। कालदूत का वार भीषण था। तौसी अपनी चेतना खोने लगा और उसका मस्तिष्क अंधेरे में डूबने लगा। असंभव, मैं अभी अचेत नहीं हो सकता। नागद्वीप वासियों, नागद्वीप जब तक निवास योग्य नहीं बनता तब तक हम एक नए आवास में रहेंगे, मानव के बीच में नहीं। पर आप सुनामी की शक्ति से बचे कैसे महात्मन? जीवित रहोगे ही नहीं तो फिर प्रश्न क्यों पूछना? तुम में से एक भी नाग मेरे पार जीवित नहीं जाएगा। आह, सच में इसके घूमते हाथ हर वस्तु को काट रहे हैं। तो फिर हम इसको ऐसी वस्तु देंगे जो कट ही ना सके, जैसे यह पिघलते रबर के टायर। जलते पिघलते टायर हवा में अष्टध्वज की तरफ उछलने लगे और अष्टध्वज के घूमते हाथ उसके ही चारों तरफ गर्म गाढ़े रबड़ का एक मकड़जाल बनाने लगे। यह गई तौसी की एक और शक्ति सुप्तावस्था में, और यह स्वयं भी गया अचेतना के साम्राज्य में। और अब सुनो अपने प्रश्न का उत्तर विसर्पी। मैं सागर की यह धृष्टता देखने के लिए ही रुका था। उससे मैंने प्रार्थना भी की, परंतु उसने मुझ पर लहरों के प्रचंड वार किए। फिर मैंने भी उसके भंवर बनाकर समुद्र तल के एक सुप्त ज्वालामुखी में त्रिशूल से रास्ता बनाकर लावे के पास भेज दिया। जब समुद्र वाष्पित होने लगा तो वह पीछे हटा और नागद्वीप ऊपर आने लगा। अद्भुत महात्मन, हमने तो आपको नश्वर प्राणियों से ही लड़ते विवश होते एवं हारते भी देखा है, परंतु प्रकृति पुत्र सागर से युद्ध की तो मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ। शत्रु पर तुलनात्मक शक्ति से अधिक का प्रयोग अन्यायपूर्ण और अहंकार का परिचायक होता है। इसके परिणाम हर पक्ष के लिए विनाशकारी होते हैं। यह बात तो मानव तक समझते हैं। अब तुम सब इस सर्प द्वार से हमारे अस्थायी निवास के लिए प्रस्थान करो। मैं तौसी के साथ द्वार बंद करता हूँ, अंत में आऊंगा। फिर ये अप्सरा अप्सरा चीखता रहेगा। अप्सरा, अब तू चिल्लाएगा कालदूत, मुझे अप्सरा का पता बताने के लिए। तेरे हाथों की अग्नि ने कालसर्पी को गला दिया। यह असंभव है। असंभव तो अब तेरा जीवित रहना है कालदूत। इसने कालसर्पी कैसे गला दी? अति इच्छाधारी शक्ति नहीं, यह कुछ और है। इसकी उष्मा शक्ति इच्छाधारी नहीं है, यह अप्सरा नाम से जागृत हुई है। हमने कुछ नहीं किया है, फिर तो कुछ करना चाहिए। क्या कालदूत को शक्तिहीन करना, जैसे उसने मुझे किया था। इसके लिए मैं तौसी को नागद्वीप के नागों की इच्छा शक्ति दूंगी। ऐसा इच्छाधारी रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो अपना रौद्र रूप दिखाना होगा। यह युद्ध बराबरी का था। कोई भी दूसरे को एक तक भी हिला नहीं पा रहा था, और इच्छाधारी शक्ति भेजो। अरे, इच्छाधारी शक्ति का प्रवाह रुक कैसे गया? कैसे संभव है यह? तौसी का पलड़ा हल्का होते ही कालदूत का वार उसके होश ले उड़ा। अब मुझे नागद्वीप वासियों तक पहुंचना होगा, अन्यथा उनको नए प्रवास में प्रवेश नहीं मिलेगा और तुमको यहाँ से जाने का अवसर नहीं मिलेगा। वेदाचार्य, तुम यहाँ कैसे? नागराज का कुछ पता चला क्या? नहीं। तो बाद में बात करेंगे। अरे, यह तुमने क्या किया? इस नाग द्वार पर तिलिस्मी अवरोध लगाया है, पर तौसी नाम का। तुम जा सकते हो, पर तौसी को नहीं ले जा सकते। तौसी और तुम्हारा क्या संबंध है वेदाचार्य? अवरोध हटाओ और हमें जाने दो। तुम हमारा संबंध समझ नहीं पाओगे, इसलिए इसे छोड़ो और जाओ। अगर यही बात मैं तुम्हारे प्राणों से कहूँ कि इसे छोड़ो और जाओ। अरे, मेरी काल सर्पी इसके शरीर में लुप्त हो रही है। मेरा चिरचला भी, पर कहाँ और कैसे? तिलिस्म में। ये कौन? वेदाचार्य, तुम इधर हो तो वह कौन है? मेरा तिलिस्म रूप, जिसके तिलिस्म भंवर में तुम्हारे अस्त्र फंस गए हैं। तुमसे लड़ने का मेरे पास समय नहीं है। क्या चाहते हो तुम? तौसी। ठीक है, तो ले लो तौसी। यह तुम नहीं, समय जीता है वेदाचार्य। मैं वापस आऊंगा, तब तक तुम तौसी को रखने का शौक पूरा कर लो। मैंने अवरोध हटा लिया है, पर वापस मत आना, वरना तुम्हारा जीवन पूरा हो जाएगा। तभी जमीन कांप उठी। अरे, यह क्या है? ओह, तो तू है तौसी का शत्रु। कौन हो तुम? हमला क्यों कर रहे हो? तौसी को हानि पहुंचाने वाली हर वस्तु के लिए यमराज है उसका गुरु नाग बाबा। हानि? मैं तो उसे बचा रहा था। किससे? अरे, उस त्रिशरीरी सर्प कालदूत से। कहाँ है वह? अरे, वह तौसी को लेकर सर्प द्वार में चला गया, और ये सब तेरे कारण हुआ है मूर्ख।
तू दो क्षण बाद नहीं आ सकता था। तू नेत्रहीन है पर वार सटीक करता है, और मैं मूर्ख नहीं हूँ। वह जो था तेरा ही साथी था। अब संभाल मेरा वार। त्रिस्म खंडन वार? तुझे इसकी काट पता है कैसे? जो कि इसे मैंने ही बनाया है। इसे मेरे अतिरिक्त मात्र मेरा पुत्र शिलादित्य जानता है। कहाँ है वह? शिलादित्य और नाग बाबा का संबंध क्या था? यह रहस्य सर्प देश में छुपा हुआ था, जहाँ पर कैद नागराज के दिमाग में हाल में बीती घटनाएं चल रही थी। गरला का विष तुम्हारे अंदर वायरल संक्रमण जैसा फैल रहा है नागराज। इससे बचने के दो रास्ते हैं। कौन से डॉक्टर करुणाकरण? पहला यह कि तुम इसके सोर्स तक पहुंचकर इसकी काट ढूंढो, और दूसरा कि तुम्हारा सामना इससे भी अधिक भयंकर विष से हो, ताकि तुम्हारे शरीर में इस विष की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाए। परंतु यह युद्ध तुमको यमराज से लड़ना होगा। उस अधिक भयंकर विष से पहले बचना होगा, क्योंकि एक तरफ अंदर से संक्रमण तुम्हारे प्राण लेगा और इम्यूनिटी तुम्हें बचाएगी, तो बाहर से तुम्हारे दुश्मन तुम्हें आराम करने का अवसर नहीं देंगे। अगर इस विष की काट मिल गई तो हमारा नागराज हमारे पास वैसे का वैसा लौट आएगा, लेकिन अगर अधिक भयंकर विष मिला तो फिर जो नागराज वापस आएगा वह पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली होगा। फिर तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। परंतु इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे यह समय ही बताएगा। परंतु यह तय है कि एक बार तुमने प्रतिरोधक क्षमता पा ली, फिर तुमको रोक पाना असंभव होगा। नितांत असंभव। असंभव? इसको तो मात्र वरुण देव ही तोड़ सकते थे। मैं यहाँ रुकने का इच्छुक नहीं हूँ। अब मुझे तुम्हारे विष की काट की भी आवश्यकता नहीं है। बस मुझे इच्छाधारी नेवला चाहिए, क्योंकि मैं व्यर्थ टकराव नहीं चाहता। युवराज टनी को दे दो और बिना टकराव के चले जाओ। मैं शर्तें सुनने की आदी नहीं हूँ, और अगर तुम समझते हो कि तुम जिन होकर मुझसे जीत जाओगे तो मैं तुम्हारा भ्रम अभी दूर कर देता हूँ। मैं नहीं तुमको पूरा सर्प देश रोकेगा। देखो लड़ पाओगे इन सब से। यह सैनिक नहीं है, इसलिए मैं इनको पीछे हटने का एक अवसर दूंगा। ओह, मैंने कहा था कि इनको एक अवसर अवश्य दूंगा, पर दूसरा नहीं। क्रोधित कर दिया है तुमने मुझको। अब तुम सर्प देश नागराज के क्रोध की सुनामी में डूबते देखोगे। इशारा हुआ और आखेट पर्वत की चोटी पर नागराज के छोड़े हुए सैकड़ों ध्वंसक सर्प एक साथ फट पड़े। चोटी का एक टुकड़ा विष सागर में आ गिरा और सुनामी की विष लहरें सर्पदेश के तट की तरफ बढ़ चली। इसको रोको नागराज। घबराओ मत, यह सुनामी तट के आगे नहीं जाएगी, पर अगली सुनामी जा सकती है। अगर मुझे इच्छाधारी नेवला ना मिला तो तुम्हारी जान भी यूं ही जा सकती है नागराज। G18 सुना है तुम्हारे बारे में, पर कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि तुम तो डर कर पाताल लोक में छुपे हुए थे। अकेले आए हो या नेवले को साथ लाए हो? तुम्हारी अंत्येष्टि का सामान लेकर आया हूँ नागराज। पर तुमको इच्छाधारी नेवला क्यों चाहिए? उसे मारना है ताकि वह तुम्हारा भेद ना खोल दे। टनी बेहोशी में उसी का नाम बड़बड़ा रहा था, और मुझे भी उस यज्ञ स्थल पर इच्छाधारी शक्ति के कुछ अंश मिले थे जो सर्प के नहीं थे। यानी वे इच्छाधारी नेवले के हो सकते हैं। मुझे मिलान करने यह क्या? मेरी 18 शक्तियों में से एक यह शक्ति किसी भी दीवार को तोड़ सकती है, तो सोच तेरे शरीर का क्या हाल करेगी। नागराज G18 के अद्भुत शक्तियों से परिचित नहीं था, और न ही G18 नागराज की शक्तियों से। अरे या मेरे स्पीडन शक्ति से बचकर कहाँ गया? क्या इसके पास भी अदृश्य ध्वज जैसी शक्ति है, या इच्छाधारी कड़ों में बदलने की शक्ति है G18? ओह, फिर तो तुझ पर दूसरा वार करना होगा। जैसे भूमि पर खड़े अपने प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति ले लेने वाली 11वीं बारी शक्ति का। अब तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारा काल बनेंगी, और साथ ही मैं अपनी 10वीं शक्ति से तुम्हारी शक्तियों को जानकर उनकी काट बना लूंगा। पर मुझे तेरी शक्तियां छोड़नी होगी, वापस करनी होगी, अन्यथा मेरा शरीर गल जाएगा। तो वह तू है G18? क्या कह रहा है तू? यज्ञ स्थल के पास मिले उस इच्छाधारी शक्ति के अवशेष तेरे थे। तूने जैसे ही मेरी शक्तियों से संपर्क किया, मुझे इसका आभास मिल गया। यानी इच्छाधारी नेवले के रूप में टनी पर हमला करने वाला तू था G18? तेरी बकवास तेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी नागराज। पहले मैं तुझे अपनी शक्ति से जड़ करूंगा और फिर करूंगा बाय बाय। नागराज के पास मौका नहीं था, परंतु नागद्वीप वासियों के पास एक अवसर था सुरक्षित जीवन पाने का। यह कैसा स्थान है कुमारी विसर्पी?
बहुत पहले यहाँ आई थी, पर ज्वालामुखियों के मध्य में बसे ऐसे मनोरम स्थल को भला कौन भूल सकता है। यह है कोबरा घाटी और यहाँ पर नागद्वीप वासियों सहित तुम्हारा स्वागत है कुमारी विसर्पी। परंतु आस्तिक ऋषि तो बाहरी नागों को कोबरा घाटी में आने की अनुमति कभी नहीं देते। सत्य है, परंतु स्थिति भी अभूतपूर्व है। मैं भला भ्राता समान कालदूत को अनुरोध कैसे टाल सकता हूँ, पर कालदूत कहाँ रह गया। उसके बगैर तो मैं आ गया भ्राता आस्तिक, एक बंदी साथ में है, इसलिए विलंब हो गया। यह तुम्हारा बंदी है? हाँ, यही है नागद्वीप के विनाश का कारण। यह नागद्वीप वासी नहीं है, इसको प्रवेश नहीं मिलेगा, इसे मुझे सौंप दो। परंतु यह भी तो एक सर्प है भ्राता आस्तिक, इसे छोड़ा तो यह भाग निकलेगा। नियम है कालदूत, इसे हमें सौंप दो, अन्यथा वापस लौट जाओ। अब हम पीछे नहीं जा सकते, हमें रुकना तो यहीं पड़ेगा आस्तिक। कोबरा घाटी में प्रवेश का रास्ता या तो हमारी अनुमति से होकर जाता है या मृत्यु लोक से होकर। हमारी अनुमति चाहिए तो तौसी को हमें सौंप दो। तौसी? यह नाम तो मैंने लिया ही नहीं, कैसे जानते हो तुम इसको? रहस्यों के साए गहराते जा रहे थे यहाँ भी और यहाँ भी। मैं तुमको महानगर में ढूंढ रहा था, फिर तुम मिले और मैंने तुम्हारे दिमाग में लुबना झील के तल के रास्ते यहाँ आने की सलाह भर दी। तुम अप्सरा के रूप में पाताल लोक में प्रवेश कर गए, पर फिर तुमको माया दर्पण के रास्ते यहाँ तक लाने में मेरी पूरी ऊर्जा चुक गई है। पर तुम हो कौन और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अंदर आओ, इस अंधकार को अपनी बड़ी शक्ति से प्रकाशित करो और फिर देखो कि अंदर है। नागराज, तुम यहाँ कैसे? या मुझे रोक नहीं पाए तो मुझे पाताली शक्ति से चित्र में बदलकर उसके टुकड़े कर दिए। अब मैं तस्वीर पूरी जोड़ने पर ही पूर्ण हो सकता हूँ और यह मात्र तुम्हारी बड़ी शक्ति ही कर सकती है। जल्दी करो, मुझे यहाँ से स्वतंत्र करो, अन्यथा पाताल विष जल्दी ही मुझे मृत कर देगा। नागू के सामने है टुकड़ों में बटा नागराज, और यूं ही टुकड़ों में बटे हैं नागराज के दोस्त और दुश्मन। धीरे धीरे इस खेल के सारे खिलाड़ी अपने असली रंग दिखा रहे हैं। अब इनका रंग उड़ेगा या और पक्का होगा, यह बताएगा सर्प सत्र श्रृंखला का आगामी भाग, सर्पकाल। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कॉमिक्स में। धन्यवाद।